तो हमने पहली यूनिट बात कर लिया, ठीक है। कल का लेक्चर जो लोग नहीं आए थे वो देख सकते हैं। कल क्या कोई समस्या है कल जो पढ़ाए थे उसमें? उसका नोट्स भी भेज दिया गया ग्रुप में, ठीक। तो कल पे कुछ सवाल हो जाए, क्योंकि कल वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए, भूपर्पटी और मेंटल को कौन सी परत विभाजित करती है? भूपर्पटी और मेंटल के बीच में एक परत है जो दोनों को विभाजित करती है। असंबद्धता, कौन सी असंबद्धता है? मोह, बहुत अच्छा। ऐसे ही मेंटल और कोर के बीच में एक असंबद्धता है, उसको क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग, ठीक है ना। मोह और गुटेनबर्ग, ठीक है। फिर ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के बीच में एक असंबद्धता है। देख के नहीं बोलना है, देख के तो कोई भी बोल लेगा। कोनार्ड, ऐसे याद कीजिए, मो और गु, तो मोगु से हो जाएगा भूपर्पटी और मोहो हो जाएगा भूपर्पटी और मेंटल के बीच में, और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग। फिर 3 ठो है जो तीनों में है, ठीक है। तीनों को 2 भागों में विभाजित किए हैं। कोरेले, कोनार्ड, रेप्टी, लेहमैन। तो कोनार्ड असंबद्धता जो है वो क्या है? ऊपरी भूपर्पटी और निचला भूपर्पटी। मेंटल 2 भागों में है, ऊपरा मेंटल, निचला मेंटल। तो उसमें कौन सा है? रेप्टी। और लेहमैन जो है वो ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और आपके इसमें भी आएंगे, है ना। और वो फिगर वाला जो कल लास्ट में टॉपिक करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन आप में 20 नंबर का आता है, तो छोटे क्वेश्चन 5 नंबर के शायद आते हैं। पेपर भेज चुके हैं ग्रुप में, देख लीजिएगा। तो हमने पहली यूनिट ख़त्म कर लिया है और हम लोग दूसरी यूनिट पे बात करेंगे। तो दूसरी यूनिट है, अगर सिलेबस देखें हो आप लोग, तो उसमें हमको कई चीज़ें हैं। जैसे पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, मतलब कि कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, ओशन मतलब महासागर। तो मतलब महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे हैं वो, कितने हैं, कैसे हैं, उनका सतह कैसा है, ये सब पढ़ेंगे। अगला है आइसोस्टेसी, समस्थिति, है ना। इसमें जो आइसोस्टेसी है ये भी महत्वपूर्ण है कि कैसे कैसे जो है बैलेंस होती हैं चीज़ें पृथ्वी पर। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो पृथ्वी में कैसे संतुलन बना हुआ है, ठीक है ना। अगला इसमें टॉपिक रहेगा अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, मतलब भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है ना, कहाँ कहाँ कैसे वितरण है, कहाँ ज्वालामुखी ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा है तो क्यों है, इसकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से होगी, जो इसी यूनिट का पार्ट है। तो पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वोल्केनो, अर्थक्वेक्स, ठीक। इसी में जियोसिंक्लाइन एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इतनी चीज़ें हमको सेकेंड यूनिट पढ़नी है। इसमें केवल यहाँ पे लेक्चर होगा, क्योंकि आपका 2 महीने बाद पेपर है, तो लिखाने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। उसका नोट्स आपको अवेलेबल करा देंगे, है ना। जहाँ से हम पढ़ाएंगे उसका नोट्स दे देंगे आपको, जो चीज़ें लिखाना है उसका हम नोट्स दे देंगे। तो अगर किसी के पास फ़ोन नहीं है तो वो नोट्स ले जाके फ़ोटोकॉपी करा ले, या फ़ोन है तो फ़ोन से पढ़ ले, है ना। तो ये कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लिखाएंगे नहीं क्योंकि उसमें समय व्यर्थ होगा, और क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक आप लोग देख रहे हैं। पहला यूनिट ख़त्म करने में कितना समय लगा है, अच्छे से समझ लीजिए। पढ़ने का आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे। हेडिंग लिख लीजिए आप लोग। जो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस मतलब महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, है ना। इसमें हम लोग इसमें सिद्धांत भी हैं। जैसे हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत कई सारे देखे, है ना, कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। इस हफ्ते में किसी भी दिन
आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना, पहली यूनिट का टेस्ट होगा, पढ़ा चुके हैं, किसी भी दिन हम ले लेंगे, सरप्राइज टेस्ट होगा, बता दे रहे हैं, पढ़ते रहिएगा। तो इसमें हम लोग कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। अब यहाँ से आपका मैपिंग जो है, जो भूगोल में मैपिंग का जो महत्व है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक के बाद मैप्स बनाने होंगे, कई सारे मैप्स पे लोकेशन देखनी होगी, कहाँ पे कौन सी लोकेशन है ना। तो अगर आपके पास खाली समय हो तो यहाँ पे ग्लोब है, मैप है, कई मैप रखे हुए हैं, एक छोटा सा ग्लोब और भी है, तो अगर आप देखना चाहें तो आके यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो फैक्ट है, कि जैसे कितने महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप है? 7। सबको पता है? नाम कौन कौन से हैं? है? बताओ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओशिनिया तो उसको पूरा क्षेत्र को कहते हैं, महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उसको कहते हैं, ओशिनिया भी कह सकते हो। बैठो, ठीक है। तो 7 हो गए, कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर एशिया, ठीक है, यूरोप 4, अफ्रीका 5, और अंटार्कटिका 6, ऑस्ट्रेलिया 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना। महासागर कितने हैं? प्रमुख वैसे 4 कहते हैं, कई जगह 5 मिल जाता है। तो जैसे प्रमुख 4 अगर मान लीजिए तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। फिर अगर अंटार्कटिक महासागर ले ले तो उसको 5 कहते हैं, ऐसा ही ना, लेकिन वो 4 ही ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा जगह पे 4 ही, क्योंकि वो अंटार्कटिक जो है वो प्रशांत महासागर और उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर जुड़े हुए हैं। तो महाद्वीप और महासागर जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं, कल हम आपको एक जो फिगर बनाए थे उसमें कुछ इस तरह का बनाए थे, ये भूपर्पटी का पोर्शन हमने बनाया है, ठीक है। भूपर्पटी 0 किलोमीटर से लेकर के 33 किलोमीटर तक है, ठीक। इसमें हमने 2 भाग किए थे, ये ऊपरी भूपर्पटी, ये निचला भूपर्पटी, और ये कौन सी असंबद्धता है? कोनार्ड। ये दोनों को जो विभाजित करती है क्या है? कोनार्ड असंबद्धता, ठीक। अब यहाँ हमने बताया था आपको कि ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है? सियाल, ठीक है, और यहाँ जो पोर्शन है वो कौन सा है? सीमा। और इसमें हमने ये भी बात बताया था कि सीमा जो है वो महासागरों के नीचे है। जैसे आप तालाब देखते हैं ना, आप स्थल पे रहते हैं, तालाब के बाहर जब रहते हैं तो आप स्थल पे हैं, तब आप किस पे हैं? यहाँ हैं, ठीक, समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही आप तालाब में जा रहे हैं तब आप यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही समुद्र में है, जब आप समुद्र के बाहर हैं तो वो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीप का भाग है, और जब समुद्र के अंदर चले गए तो महासागरीय भाग हो गया, महासागर में चले गए ना। तो महासागर के नीचे भी स्थल की तरह ही भाग होता है। पानी जो है वो हवा में तो लटकेगा नहीं, वो ज़मीन या कोई उसको फ्लोर चाहिए ना, आप बर्तन में ही पानी रखते हो, हवा में पानी टिक जाता है क्या? आप हवा में पानी अगर फव्वारा भी उड़ाओगे तो नीचे ही आएगा, तल पे ही टिकेगा। तो ये जो ओशन का ये जो सतह है, नीतल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नीतल, है ना, महासागरीय नीतल, और ये महाद्वीप का पोर्शन है। तो ये सब कैसे बने यही हमको पढ़ना है। जैसे हम आपको बताए थे जब पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, पृथ्वी गर्म गोला थी, जलती हुई गैसों का, धीरे धीरे ठंडी होती गई तो उसमें पढ़े थे कि सिकुड़ती गई, है ना। तो उसमें सिकुड़ते ही समय ऐसी घटनाएं हुई कि जिससे पृथ्वी पे कुछ जगह क्या हुए? गड्ढे बन गए, कुछ जगह उभार आ गया, कुछ जगह क्या बन गए? गड्ढे बन गए। जैसे मान लीजिए सिकुड़ रही थी पृथ्वी, कुछ ऐसे, है ना, एकदम बिल्कुल जैसे ये ग्लोब दिखाई दे रहा है ऐसी पृथ्वी नहीं है, ये तो दिखाने के लिए बना है ना। जैसे यहाँ पे पठार है, पर्वत है, तो पृथ्वी पे जब सोनभद्र वाला, अनपरा वाला क्षेत्र
अगर मैप में आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ भूरा कलर से दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पहाड़ है। आप कागज़ पे तो 3D दिखा नहीं सकते हो ना, 3D नहीं दिखा सकते, आप 2D में दिखाओगे। जैसे ये मैप्स हैं, इसमें आपको कहीं पहाड़ नहीं पता चलेगा, वो कलर के द्वारा पता करना पड़ेगा आपको। जहाँ भूरा कलर है, जहाँ पीला कलर है, जहाँ हरा कलर है, वो सबका अलग अलग कलर का महत्व है ना। तो यही जब पृथ्वी सिकुड़ रही थी तो जहाँ पे गड्ढे हो गए वहाँ पे क्या हुआ, बारिश भी हुई। आपको बताए थे कि बादल बहुत बने थे, जब गैसें निकली थी तो पूरा पृथ्वी को घेर लिया था और सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा था, तो तापमान क्या हुआ था, बहुत नीचे गिर गया था। ठीक है, फिर जब बारिश हुई तो उसका पानी, जब बारिश का पानी जब फैला तो यहाँ गड्ढों में जब भरा, बड़े बड़े विशाल गड्ढे, तो वही सागर, महासागर का निर्माण हुआ। और वो भी एक तेथिस सागर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तेथिस सागर, जो आपको बताए थे कि पहले एक महाद्वीप था जिसको क्या कहते हैं, पैंजिया, उसके चारों ओर महासागर था, उसको क्या कह रहे थे, जैसे पैंजिया था महाद्वीप बड़ा सा, और उसके चारों ओर क्या था, महासागर, जिसको क्या कह रहे थे, पैंथालसा। तो इस पैंथालसा का सागर ही इन महाद्वीपों में जब विभाजन हुआ तो उसमें जब भरता गया तो ही क्या निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ कई सारे। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे, वैगनर का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें और देखते हैं। जैसे महाद्वीप और महासागर का जो वितरण है, पानी और स्थल का वितरण है, वो कैसा है, कितने प्रतिशत पृथ्वी के भाग पर पानी है और स्थल भाग है, 70% कि 71%? 71% भाग पे क्या है, स्थल, पानी है ना। 71% भाग जो पृथ्वी का है वो जल से डूबा हुआ है। मतलब पृथ्वी का जो भाग है उस पे सतह तो है ही, पृथ्वी के भाग पे भूपर्पटी तो सब जगह है, वही भूपर्पटी पे पानी है, उसी को महासागर कहते हैं। जिस भूपर्पटी पे पानी नहीं है वो महाद्वीप है, जिस भूपर्पटी पे पानी है उसको क्या कहेंगे, महासागर कहेंगे। लेकिन भूपर्पटी है, पूरे पृथ्वी पे भूपर्पटी है। ठीक है ना। तो 71% भाग पे पानी है और 29% भाग पे क्या है, स्थलीय भाग है। और ये जो पूरे पृथ्वी का है ना विभाजन, इसमें भी फिर भिन्नता है। जैसे अगर ये पूरी पृथ्वी है, बहुत बेकार बना है, ये अगर पूरी पृथ्वी है तो आपको पता होगा कि इसके मध्य से क्या, कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। और ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे जो वितरण है महाद्वीप और महासागर का, मतलब पानी वाला जो क्षेत्र है उसका जब वितरण आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस दक्षिणी गोलार्ध में महासागर ज़्यादा है। ठीक है, आप उस मैप में देखिए, आपको दक्षिण वाले भाग में महासागर ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर जो है महाद्वीप ज़्यादा है। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? जैसे अगर इस ग्लोब में देखेंगे आप तो ये विषुवत रेखा है ये, ठीक है ना, एकदम बीचों बीच। अगर इसके नीचे वाला पोर्शन देखें तो यहाँ महासागर है, हिंद महासागर, यहाँ पूरा प्रशांत महासागर है, फिर यहाँ अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और महाद्वीप कौन से हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध में, कुछ पोर्शन अफ्रीका का है, बहुत कम पोर्शन, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक है, तीन महाद्वीप जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। अगर पूर्णतः लेंगे विषुवत रेखा के दक्षिण में तो उसमें अफ्रीका नहीं आएगा, क्योंकि अफ्रीका के लगभग बीच से गुजरती है विषुवत रेखा, तो उसका आधा पोर्शन उत्तरी गोलार्ध में है, आधा पोर्शन किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर पूर्णतः देखेंगे कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 90% से ज़्यादा, तो उसमें दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये देखिए दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, तो इसके लगभग जो है 90% भाग से दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है ना, इस रेखा के नीचे है, इसलिए उसको मान लेते हैं कि वो दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप है। दूसरा, अफ्रीका नहीं है क्योंकि वो बीचों बीच गुजर रहा है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है ना,
और यहाँ पे अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका, यहाँ सबसे नीचे ध्रुव पे, ठीक है ना। तो 3 जो महाद्वीप हैं वो किसमें है, दक्षिणी गोलार्ध में। बाकी सारे कहाँ हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे, ये देखिए पूरा क्षेत्र, ये कितना बड़ा क्षेत्र आपको महाद्वीप का दिखाई दे रहा है। ये इधर भी उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका का आधा से ज़्यादा पोर्शन, यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पूरा ये विशाल एशिया महाद्वीप है, ठीक है। तो इतना जो क्षेत्र है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है ना। तो ज़्यादा जो क्षेत्र है स्थलीय भाग का वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा क्षेत्र ज़्यादा है, पानी वाला महासागर दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ज़्यादा है। इसमें एक आंकड़ा भी है, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। आंकड़ा ऐसा है, कहाँ गया, हाँ, जैसे उत्तरी गोलार्ध में जो 60%, अगर उत्तरी गोलार्ध को पूरा 100% मान लें आप, ये उत्तरी गोलार्ध को आप अगर पूरा 100% मान लें, ये वाले क्षेत्र को अगर इसको आप क्या मान लें 100%, तो इसका 60% भाग कैसा है, स्थलीय है। 60% भाग कैसा है, स्थलीय है, और बाकी 40% भाग कैसा है, जलीय है, सागरीय है। और अगर इसको आप 100% मान लें तो इसमें 18 लगभग 18 या 19 है, 19% भाग पे क्या है, स्थल है, ठीक है ना। 19% भाग पे अगर इसको आप पूरा 100 मान लें तो इसके 19% भाग पे क्या है, स्थल है। बाकी जो बच रहा है कितना, 81%, उसमें क्या है, जल। यहाँ 81% जल है, यहाँ कितना है, 40% ही। तो बात समझ में आ रही कि नहीं, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आप अगर PCS UP SSSC का एग्जाम कोई भी देंगे तो उसमें आता है कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज़्यादा है कि दक्षिणी गोलार्ध में, या उत्तरी गोलार्ध में महासागर का क्षेत्र ज़्यादा है कि दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समझा रहे हैं। फिर अब इसमें एक भूगोलवेत्ता है, उनका नाम है सेलिसबेरी। सेलिसबेरी, उन्होंने 1919 में, सेलिसबेरी या सेलिसबेरी, उन्होंने 1919 में एक बुक लिखा था जिसका नाम है फिजियोग्राफी, है ना। फिजियोग्राफी पुस्तक उन्होंने लिखा, सेलिसबेरी ने 1919 में। उन्होंने जो है उच्चावच के आधार पर 3 भागों में बांटा है। किसको, पृथ्वी को, है ना। पृथ्वी को उन्होंने उच्चावच मतलब कहीं ऊंचाई, मतलब उच्चावच मतलब जो है सतह जो है उसमें जो है ऊंचाई में भिन्नता पाया जाना। उच्चावच मतलब क्या होता है, सतह जो है उसकी ऊंचाई में भिन्नता। जैसे आप सतह देखे होंगे, आप ट्रैवल करते हैं, आप यहाँ से अपने घर पे ही जाते होंगे रोज, तो देखते होंगे हर जगह की उच्चावच अलग है। जैसे यहाँ से जब आप निकलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा समतलीय क्षेत्र देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप वो पुल क्रॉस करते हैं, आप देखते हैं ऊंचाई बना हुआ है ना। भाई हमने ही बनाया है लेकिन ऊंचाई है ना, भले हमने रेलवे का ट्रैक बनाने के लिए उसको ऊंचा किया, लेकिन किया है। फिर उसके आगे जाएंगे आप, अगर वहाँ रेणुकूट जा रहे हैं तो रिहंद का पूरा देखते हैं, घाटी बनी हुई एकदम गहरी सी, तो वो उच्चावच है। मतलब सतह जो है समतल ना होकर के ऊंचा नीचा होना, उसी को रिलीफ कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। तो ये जो सेलिसबेरी हैं, इन्होंने मतलब उच्चावच के आधार पर 3 प्रकार बताए सतह के, है ना। तो जो पहला है उसमें इन्होंने माना कि महाद्वीप और महासागर के जो क्षेत्र है उसको पहली कैटेगरी में रखा, ठीक है ना। प्रथम प्रकार के जो उच्चावच के क्षेत्र हैं उसमें क्या रखा, महाद्वीप और महासागरों को। क्यों, क्योंकि महाद्वीप वैसे ही भाग हैं जो महासागरों से ऊपर रहते हैं। महाद्वीपीय भाग महासागर से ऊपर रहेगा ना। यहाँ पे अभी जो बनाए थे चित्र ऐसे, तो ये जो भूपर्पटी का क्षेत्र है ये महासागर में नीचे है ना, ठीक है, नीचे है यहाँ की तुलना में। तो ये उच्चावच में भिन्नता है, ठीक है। महासागरीय क्षेत्र और महाद्वीपीय क्षेत्र में उच्चावच की भिन्नता के आधार पर प्रथम प्रकार कौन रखा, महाद्वीप और महासागर का। दूसरा प्रकार उन्होंने रखा कि महाद्वीपीय भाग में जो पर्वत पठार मैदान है, महाद्वीपों में ही पर्वत पठार मैदान होते हैं, महासागरों में भी होते हैं।
जब हम लोग आगे यूनिट में पढ़ेंगे महासागरों के बारे में, तो उसका महासागर का जो सतह वाला भाग है, जैसे यहाँ पानी भरा हुआ है तो इसके सतह पर क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सतह पे भी वहाँ पे मैदान है, पठार हैं, पर्वत हैं, जीव जंतु बहुत सारे रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जलीय जीव जंतु, जलीय पेड़ पौधे, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरा जो उच्चावच का प्रकार है उसमें उन्होंने पर्वत, पठार, मैदान आदि को रखा, जो कि महाद्वीप और महासागरों आदि में भी पाए जाते हैं। लेकिन सेलिसबरी ने उसमें महासागर के बारे में नहीं बताया। सेलिसबरी ने कहा कि केवल दूसरे प्रकार में हम महाद्वीपों पे जो पर्वत, पठार पाए जा रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया, जबकि होना ये चाहिए कि महाद्वीप और महासागर सब जगह ही पाए जा रहे हैं, पर्वत, पठार, मैदान, तो सब जगह को ही रखेंगे ना उसमें। लेकिन सेलिसबरी ने केवल महाद्वीपों पर रखा है, ठीक है। तीसरा इन्होंने रखा कि और जो छोटे छोटे उच्चावच के प्रकार हैं, जैसे पहाड़ियाँ हैं, छोटी पहाड़ी है ना, जैसे पहाड़ी है, ये पर्वत नहीं है, क्या है, ये पहाड़ी है ना। यहाँ जो भी हैं वो सब पहाड़ियाँ हैं, पर्वत नहीं है। पर्वत इससे ऊंचे होंगे, उसका ऊंचाई होती है, उसमें हम लोग आगे जब बात करेंगे तो बात करेंगे। तो पहाड़ियाँ हो गई, छोटी छोटी घाटियाँ, जैसे वो घाटी जो है वो बड़ी घाटी है, रिहंद वाली, जो रिहंद डैम बना हुआ है उसकी घाटी बड़ी है, लेकिन उससे छोटी भी घाटियाँ होती हैं। आप छोटी छोटी नदियाँ जो जाती हैं छोटी घाटियाँ बनाती हैं। तो इस तरह के क्षेत्रों को तीसरे तरह के उच्चावच में क्या है, उन्होंने रखा है, ठीक है। और इसी में डेल्टा का भी क्षेत्र आता है। डेल्टा मतलब जो नदियाँ सागर में मिलने से पहले जो मैदान बनाती हैं उसको क्या कहते हैं, डेल्टा। हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तो ये सब चीज़ें हैं। एक फैक्ट ये हो गया कि स्थलीय भाग जलीय भाग 71% है और स्थलीय भाग कितना है, 29%। एक इसमें पॉइंट ये है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक है इसमें कि जो स्थलीय भाग हैं जितने और जो जलीय भाग हैं पृथ्वी पे, वो प्रतिध्रुवित है एक दूसरे से, प्रतिध्रुवित, एंटी पोडल, ठीक है। प्रतिध्रुवित मतलब क्या होगा, ये समझिए इसको। इसका कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो भी स्थल का क्षेत्र है, किसी भी स्थान को लेंगे आप, जैसे मान लीजिए आप भारत को ही लेंगे, ठीक है, तो भारत से और पृथ्वी के केंद्र से होकर के एक रेखा जाएगी, जो कहाँ जाएगी, एक सागरीय क्षेत्र पर या स्थलीय क्षेत्र पर जाकर के। एंटीपोडल का मतलब होता है, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, इनको एक रेखा से मिलाइए और ये दोनों कहाँ स्थित हों, एक दूसरे के विपरीत स्थित हों। जैसे मैं यहाँ पे हूँ ना, आप लोग बैठे हैं, मैं अगर किसी के सामने खड़ा हो जाऊँ तो मैं उसके एंटीपोडल स्थिति में हूँ, मतलब मैं उसके जस्ट सामने हूँ, विपरीत हूँ। मतलब मुझसे और उसको मिला के एक रेखा खींची जाए तो एकदम सीधी रेखा खींची जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप लोग एक बेंच पे बैठे हुए हैं तो आप लोग एंटीपोडल हैं अगर दूसरे तरफ से देखा जाए, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जो भी स्थल और जलीय भाग हैं वो कैसी स्थिति में है, एंटीपोडल हैं ज़्यादातर, है ना। और उनका जो एंटीपोडल है वो स्थलीय भाग का एंटीपोडल किससे है, जलीय भाग से है, क्योंकि जलीय भाग ज़्यादा है, जलीय भाग ज़्यादा है ना, 71% है और 29% तो स्थल है। तो स्थलीय भाग के जो एंटीपोडल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ है, सागरीय भागों में है, समुद्री क्षेत्रों में है। तो एंटीपोडल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्थल लेंगे आप और उससे हो करके और पृथ्वी के केंद्र से हो करके एक रेखा जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र यहाँ पे है, ठीक, पृथ्वी का केंद्र यहाँ है, तो इसका एंटीपोडल कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे जो केंद्र से होकर गुजरेगी। ये वाला भाग ए था, ए का एंटीपोडल यहाँ मिलेगा बी पे, ठीक, ऐसे समझ पा रहे हैं बात। तो ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं स्थल के, उनका एंटीपोडल कहाँ मिलता है, सागर में, पानी में मिलता है, ठीक है ना, मतलब पृथ्वी पे, ठीक है। इसमें दो चीज़ें और हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। एक है वाटर हेमिस्फीयर। वाटर हेमिस्फीयर को हिंदी में कहते हैं
जलमंडलीय गोलार्ध। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वैसे ही वाटर हेमिस्फीयर को क्या कहेंगे, जलीय गोलार्ध कह सकते हैं। जलीय गोलार्ध क्या है? न्यूजीलैंड कहाँ है आप लोग जानते हैं? आजकल वर्ल्ड कप भी चल रहा है। न्यूजीलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड है यहाँ पे। ये ऑस्ट्रेलिया है, दिख रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पे है न्यूजीलैंड, छोटा सा देश है ना न्यूजीलैंड। ये तो कीवी भी कहते हैं इनको, कीवी कहते हैं ना न्यूजीलैंड को, देखिएगा उसको। कीवी एक पक्षी है शायद, है ना, उसी के नाम वहाँ यहाँ पाया जाता है, उसी के नाम। तो ये जो न्यूजीलैंड है किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के किधर है? ऑस्ट्रेलिया के इधर है पूरब में। ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ठीक। ये दक्षिणी है, ये उत्तरी। तो मतलब दक्षिण और पूरब में स्थित है क्या? न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड से हो करके एक जब आप गोलार्ध बनाते हैं, गोलार्ध मतलब अक्षांश कह सकते हैं उसको। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये न्यूजीलैंड है, ठीक है, या यहाँ पे न्यूजीलैंड है एनजे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इसको मिलाते हुए पूरे पृथ्वी पर एक रेखा खींचेंगे, ठीक। तो इस रेखा को खींचने से क्या होता है कि यहाँ पे इस रेखा, यह रेखा पृथ्वी के जितने भागों से गुजरती है वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जलीय भाग है। न्यूजीलैंड से होकर के एक आप अगर अक्षांश रेखा खींचते हैं तो वो जो रेखा गुजरती है पृथ्वी पर वो सबसे ज़्यादा किन भागों से गुजरती है? जलीय भागों से। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? जलीय गोलार्ध, है ना। जलीय गोलार्ध कहाँ से गुजरता है? न्यूजीलैंड से होकर के रेखा खींची जाती है, ठीक है। अब इसमें दिया है कि 95% भाग उसका किसमें है? जल पे है। न्यूजीलैंड से गुजर रहा है तो न्यूजीलैंड तो स्थलीय भाग है, लेकिन उसके बाद जितना क्षेत्र है वो कैसा है? स्थलीय, जलीय है 95%, उसको क्या कहते हैं? जलीय भाग। एक और क्षेत्र है इसी तरह, एक स्थलीय गोलार्ध है। जैसे जलीय गोलार्ध है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जलीय गोलार्ध मतलब जो जलीय भागों से गुजरेगा, स्थलीय गोलार्ध मतलब जो स्थल से गुजरेगा। तो फ्रांस का एक द्वीप है जिसका नाम है ब्रिटेनी द्वीप। फ्रांस कहाँ पे है? यूरोप में है, यूरोप में है ना। फ्रांस देखे हैं कि नहीं आप मैप पे? ये है फ्रांस उत्तरी गोलार्ध में, ये है पूरा यूरोप और यहाँ है फ्रांस। फ्रांस की सीमा किससे लगती है? ये अटलांटिक महासागर से, ठीक है। अटलांटिक महासागर से सीमा लगती है फ्रांस की। अब फ्रांस के सबसे पश्चिम भाग में एक द्वीप है ब्रिटेनी, ठीक है। उस द्वीप से होकर के ऐसी ही रेखा खींची गई है। यहाँ पे मान लीजिए अगर फ्रांस है, ब्रिटेनी द्वीप, तो यहाँ से होकर के एक रेखा खींची जाएगी ऐसे ही चारों ओर पृथ्वी के। तो वो जो रेखा गुजरती है वो मैक्सिमम स्थलीय भाग से गुजरती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? स्थलीय गोलार्ध। तो स्थलीय गोलार्ध किससे गुजरता है? फ्रांस का ब्रिटेनी द्वीप, और जलीय गोलार्ध न्यूजीलैंड से, ठीक है। एक इसमें फैक्ट ये है कि जो महाद्वीप हैं, जो पृथ्वी पर महाद्वीप आप 7 देखें ना, उसमें से केवल अगर यूरोप को छोड़ दीजिए, यूरोप को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर महाद्वीपों को अगर मिलाते हैं तो कैसा बनता है? त्रिभुज बनता है। त्रिभुज कैसे बनता है? देखिए, अगर अफ्रीका महाद्वीप को आप लीजिए, इनके एक एक कोने को मिलाते हैं, जैसे यहाँ से मतलब ज़्यादातर क्षेत्र आ जाए उसमें, जैसे यहाँ फिर ऐसे अगर आप देखेंगे तो सारे में एक त्रिभुज बनता है। ये यहाँ से यहाँ फिर यहाँ त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? ऐसे उत्तरी अमेरिका को देखेंगे आप, ये एक ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन यूरोप में नहीं बन पाता है। बाकी सारे महाद्वीप को अगर आप त्रिभुज के माध्यम से मिलाते हैं तो सब किस में स्थित है? त्रिभुज पे स्थित है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद कल बात करेंगे 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत बात करेंगे लोथियन ग्रीन का, पढ़ के आइए।